दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, लेकिन लेक्चर 2 घंटे से ज़्यादा हो जाने के कारण इसको 2 भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और स्टार्ट करते हैं प्लेट्यूज से। प्लेट्यूज क्या होते हैं? तो प्लेट्यूज होते हैं, समझ जाओ, ये एक तरीके का टेबल है। टेबल में आपको क्या देखने को मिलता है? ऊपर में फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है, यानी कि फ्लैट टॉप होगा और फिर एक स्टीप स्लोप होगा, है ना। तो प्लेट्यूज भी एक तरीके का लैंड फॉर्म होता है जहां पे आपको फ्लैट अपलैंड देखने को मिलेगा। पीछे जो आप इमेज देख रहे हो ये प्लेट्यू ही है, ऊपर में फ्लैट है, ठीक है। और इसके अलावा आपको स्कार्पमेंट देखने को मिलता है। स्कार्पमेंट क्या होता है? तो स्टीप स्लोप। देखो किस तरीके का स्लोप है, तो स्टीप है, सीधे खड़ी ढलान है ना। तो यही है एक्चुअली में प्लेट्यू। अब प्लेट्यू आपको दिखेंगे कहाँ? तो या तो आइसोलेटेड भी दिख सकते हैं या फिर किसी माउंटेन रेंज के साथ भी दिख सकते हैं। कौन से माउंटेन रेंज के साथ दिखते हैं? तो सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे यहाँ हिमालय। हिमालयन रेंज के ठीक पीछे में आपको टिबेटन प्लेट्यू दिखेगा और ये बहुत ही ज्यादा हाइट पे है, इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। किसको कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड? टिबेटन प्लेट्यू को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो माउंटेन्स और प्लेट्यूज में डिफरेंस क्या है। तो देखो माउंटेन जो होता है वो एक हाई लैंड एरिया होता है। प्लेट्यू क्या होता है? तो ये एक एलिवेटेड एरिया होता है, एलिवेशन यानी कि इसको एक हाइट मिल गई रहती है, ठीक है। और माउंटेन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो कोई भी माउंटेन तब माउंटेन कहलाएगा जब वो 600 मीटर से ऊपर होगा, यानी कि उससे ऊंचा होगा। प्लेट्यू की क्या कहानी है? तो प्लेट्यू की कहानी ये है, जो समझ जाओ ये स्केल है, अगर ये स्केल है, ठीक है, तो फिर प्लेट्यू एटलीस्ट 300 मीटर से 600 मीटर के बीच में, अगर ये 600 मीटर है तो इसके बीच में होगा ये प्लेट्यू, और इसके ऊपर अगर रहा तो वो हो जाएगा माउंटेन। बस यही कहानी है। यही कारण है जो अरावली के 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, उसको काउंट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, जिसका विरोध हुआ था, है ना। अब बात कर लेते हैं जो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो एक तो होता है वोल्केनिक प्लेट्यू। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप कैसे फॉर्म हुआ, इसको हम लोगों ने डिफरेंट लेक्चर्स में कवर किया है, ठीक है। एक और एग्जांपल है कोलंबिया प्लेट्यू, है ना। अब डेक्कन ट्रैप के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो किस तरीके से इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और ये रीयूनियन हॉटस्पॉट से क्रॉस जब करता है तो फिर रीयूनियन हॉटस्पॉट के सामने जो भी लावा आया वो एक एरिया में डिपॉजिट हो गया, ठीक है, और इसी को हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। और ये ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। बार बार यही सवाल पूछते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा क्रिस्टल शॉर्टनिंग के कारण भी प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टिबेटन प्लेट्यू, जिसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बुलाते हैं, ठीक है। और ये अक्सर माउंटेन बेल्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप समझो जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो ये ऊंची वाली चीजें जो हो गई वो हिमालयन रेंज, इसने क्या किया, बगल वाली जमीन को भी एलिवेट कर दिया, जो हो गया आपको टिबेटन प्लेट्यू, एन एलिवेटेड लैंड, है ना। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन के कारण भी प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है, जहां पे लिथोस्फेयर, जो लिथोस्फेयर होता है वो ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से प्रेशर लगता है, इसके कारण ये ऊपर उठ जाता है। और इसका एग्जाम्पल है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे लास्ट में, ठीक है, जहां पे अपवेलिंग ऑफ द हॉट मटेरियल हुआ था। दोस्तों अब इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर लें तो देखो ये सारे के सारे प्लेट्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए। अक्सर इंपॉर्टेंट वालों को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, लेकिन अगर आप इन सभी नामों को जान लोगे तो समझ लो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्स में ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे इन सभी नामों के, तो आप आसानी से एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो पेनिनसुलर ब्लॉक जो होता है ना, उसका कॉम्पोजिशन था ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो यानी कि प्लेट्यू का भी फॉर्मेशन जो होगा वो इसी कंपोजिशन के साथ होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है जो ये वाला जो पार्ट था वो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, और इसने नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की और यूरेशियन प्लेट में धक्का लग गया, है ना। तो ये पूरा
पूरा का पूरा एरिया कौन सा था, तो गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। ब्लैक सॉइल एरिया कौन सा है, तो डेक्कन ट्रैप, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीधे सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछते हैं, ठीक है, या तो पूछ देंगे वोल्केनिक प्लेट्यू कौन सा है, ठीक है, या फिर ब्लैक सॉइल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रिच इन कॉटन कल्टिवेशन वाला एरिया कौन सा है, ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाएंगे। वैसे प्लेट्यूज को अगर डिवाइड किया जाए तो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, है ना। और डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है मेघालय प्लेट्यू। यही सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। तो लीजिए एक सवाल है जो आपको एसएससी फेज 13 2025 में ही पूछा गया था, डेक्कन ट्रैप से रिलेटेड सवाल है, जो ये कैसे फॉर्म हुआ था, विच जियोलॉजिकल इवेंट के कारण ये फॉर्मेशन हुआ था, तो वोल्केनिक इरप्शन, यही आंसर होना चाहिए, है ना। तो बस आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे सवाल आपके आसानी से कवर हो जाने हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल है, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज कवर्ड अंडर द प्लेट्यू रीजन। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब बताइए जो इंडिया का कितना परसेंटेज ऑफ लैंड जो है वो प्लेट्यू से कवर्ड है, तो राइट आंसर इज 27%, ठीक है, याद रहेगा। देखो कुछ डेटा आप याद कर लो, मैं आपको बताता हूँ प्लेट्यू कितना है हमारे यहाँ। प्लेट्यू 27%, मतलब अप्रोक्स की बात हो रही है, ठीक है। प्लेन्स कितना है, तो बहुत ही ज्यादा है, 43% एरिया जो है वो प्लेन से कवर होता है, ठीक है। और माउंटेन से कितना एरिया कवर होता है, तो हमारे यहाँ माउंटेन से 30% एरिया कवर होता है, याद कर लेना, ठीक है। अक्सर इसी से सवाल पूछे जाते हैं। और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो सबसे बड़ा प्लेट्यू रीजन है हमारे यहाँ, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोगों ने देखा जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसका दो भाग है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू पे बाद में आते हैं, सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, और रिफ्ट वैली से बहती है, यही कारण है जो वो ईस्ट टू वेस्ट बहती है, और यहाँ पे उसका डिपोजिशन होता है अरेबियन सी में। बाकी की नदियां आपको बे ऑफ बंगाल में गिरती हुई नजर आएंगी, बस नर्मदा ताप्ती जो है वो सच सच पूछो तो इधर से क्रॉस करते हुए जाती हैं। बाकी की भी इधर वाली नदियां भी जो हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं, लेकिन दो मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर की बात की जाए तो नर्मदा और ताप्ती दोनों रिफ्ट वैली से बहती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं, है ना। तो ये एक बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है। और सेंट्रल हाईलैंड में आपको कौन कौन से माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाएंगे, तो अरावली, यहाँ पे अरावली है जो कि गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है, यहाँ तक सच पूछो तो हरियाणा क्रॉस करते हुए दिल्ली तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा विंध्या, सतपुरा, ये सारे के सारे सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू के पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों को आपको समझना इंपॉर्टेंट है। कुछ माइनर प्लेट्यूज हैं, एक तो है मालवा प्लेट्यू, फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन सभी को एक एक करके देखते हैं, कुछ और प्लेट्यू भी देखेंगे जैसे मारवाड़ प्लेट्यू, इसको भी देखेंगे, साथ में देखेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस समझ लेना है जहाँ पे प्लेट्यू है, उससे ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कवर करेंगे तो वहां पे भी ये सारे नाम आएंगे, तो आपको बस पता होना चाहिए जो कौन सी चीजें कहाँ पे है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, लोकेशन, बाउंड्री, बस। तो बुंदेलखंड कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो देखो बुंदेलखंड रीजन जो है ना वो वेस्टर्न यूपी का रीजन है, ठीक है। तो इट लाइज बिटवीन द इंडो गैंगेटिक प्लेन नॉर्थ एंड द विंध्या रेंज साउथ, ठीक है, यहाँ पे है ये, ठीक है। देखो ये यूपी वाला एरिया है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है ना। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहीं पे है आपको बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। अब ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू यहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। यानी कि मालवा प्लेट्यू के ईस्ट में है बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। और यहाँ पे है अरावली हिल्स, ठीक है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। किससे बना हुआ है, तो हार्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बना हुआ है, एक बार सवाल आया था इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नदियां बहती हैं, कौन, केन, बेटवा, दसन, ठीक है, इसी से, यहीं से ये नदियां बहती हैं, और इसका जो स्लोप है ना वो इस तरफ का है, यही कारण है जो ये यमुना में जाके मिलती हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बाघेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू कहाँ पे है, तो दोस्तों बाघेलखंड जो है ना, बस आप समझ जाओ मध्य प्रदेश। बाघेल आपको पता होगा, भूपेश बाघेल, ठीक है, पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, नहीं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, वहीं पे है बाघेलखंड प्लेट्यू। बाघेलखंड आपको अक्सर ज्यादातर मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। कहाँ पे, तो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास, ठीक है। अब यहाँ पे मिट्टी किस तरीके की है, तो ब्लैक, रेड, येलो, पूछेंगे नहीं, ठीक है, बस आप बस समझ लो बस चीजों को।
उसके अलावा एलिवेटेड प्लेन यही होता है प्लेट्यू, है ना, वेस्ट में, और विंध्या रिजेस इन द ईस्ट। अब इसके ईस्ट में विंध्या रिजेस है, ठीक है। अब बाघेलखंड प्लेट्यू को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। कौन डिवाइड करेगा? तो कैमूर रेंज इसको डिवाइड करता है यहां से, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, जो यहाँ पे लाइमस्टोन और सैंडस्टोन देखने को मिलता है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी समझ रखा है जब हम लोगों ने विंध्या रॉक सिस्टम को पढ़ा था। याद आ रहा है पिछले लेक्चर में? अगर नहीं याद आ रहा है तो एक या दो बार रिवाइज करोगे तो याद आ जाने लग जाएगा, चीजों को आप कनेक्ट करने लग जाओगे। देखो, एक बीपीएससी का सवाल है, अच्छा सवाल था इसलिए मैंने ऐड कर लिया है। पूछा जा रहा है, ऑन विच प्लेट्यू डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट। दोस्तों इसको याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, जो छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे ये इंटरसेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल बदल दिया है, यहाँ पे प्लेट्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर इज बाघेलखंड, सॉरी बुंदेलखंड कह रहा हूं मैं, बाघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा का सारा एरिया जो है वो बाघेलखंड प्लेट्यू में आता है। तो अगर ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिख जाए और आपको आंसर नहीं भी पता है, तो आप तुक्का तो जरूर लगा सकते हो। अगर आपको ये पता होगा, जो बाघेलखंड प्लेट्यू जो है वो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में है ना, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में सटे हुए छत्तीसगढ़ से, है ना, और उसी एरिया में इंटरसेक्ट करता है आपको आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो फिर आप आसानी से इस पे तुक्का लगा सकते हो। दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इसको रूह ऑफ इंडिया भी कहते हैं। रूर, रूर क्या होता है? तो दोस्तों जर्मनी की एक जगह है जहां पे अच्छा खासा मिनरल मिलता है, इसी कारण से इसको रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन कोल अच्छे खासे मात्रा में मिलता है, ठीक है। और ये क्या है? तो ये आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, ये नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिनसुला है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो, आपका ये इंडियन पेनिनसुला इस तरीके से कवर्ड है। अब इसका अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। दोस्तों पेनिनसुला का मतलब आपको पता होगा, जो तीन साइड से जो पानी से घिरा हुआ हो। तो हमारा भारत तीन साइड से घिरा हुआ है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, नीचे में इंडियन ओशन है, और यहाँ पे अरेबियन सी है ना। अब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन कौन से एरिया को कवर करता है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये वाला एरिया जो है वो सारा का सारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। अब यहाँ से नदी निकलती है, बिल्कुल निकलती है। यहाँ से सोन रिवर जो इस तरीके से क्रॉस करती है, इधर से ही क्रॉस करती है, ठीक है, जो कि बाद में गंगा को ज्वाइन कर लेती है। यानी कि इसका एलिवेशन जो होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा, है ना। अब यहाँ पे मिलता क्या क्या है? तो माइका मिलता है, आयरन ओर मिलता है, बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट किसका ओर है? तो ये एल्यूमिनियम का ओर है। बहुत बार सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो उसके अलावा रूर ऑफ इंडिया हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया, मेजर मिनरल बेल्ट होने के कारण इसका नाम रूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको। और ये मेनली गोंडवाना रॉक्स से बना हुआ है। अब इसको हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया था, ठीक है, जब हम लोगों ने रॉक सिस्टम देखा था। दोस्तों मारवाड़ प्लेट्यू की बात कर लेते हैं। इसको मेवाड़ प्लेट्यू भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो आपको राजस्थान वाला एरिया है ना, इसी को हम लोग मेवाड़ प्लेट्यू और मारवाड़ प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, जो आपको ये पता होना चाहिए, जो यहाँ पे सैंडस्टोन, शेल्स, लाइमस्टोन देखने को मिलता है, और ये सारे के सारे विंध्यन रॉक सिस्टम का ही पार्ट हैं। उसी समय की बात है ये, ठीक है। नदी बहती है, इधर से बहती है, ठीक है। बनास रिवर ओरिजिनेट्स इन द अरावली रेंज, ठीक है, और इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, बैराज और खारी। अब बनास रिवर किससे जाके मिलती है, ये सारी चीजें हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में कवर करेंगे, इसलिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से शेयर नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब आप ड्रेनेज सिस्टम को कवर करोगे तो सारी चीजें इंटरकनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी बैराज और जो खारी हैं, वो नॉर्थ वेस्ट को बहती हैं, चंबल रिवर में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये जो मारवाड़ प्लेट्यू जो है, इसमें अच्छा खासा इरोजनल एक्टिविटी देखने को मिलेगा। बस इतना ही आपको समझना है, उससे ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मालवा प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वॉल्केनिक अपलैंड है, नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंज, रफली ट्रायंगुलर है। ये पूछ देते हैं सवाल, ठीक है, बेस्ड ऑन द विंध्या हिल्स। जिस तरीके से आपको ये जो डेक्कन ट्रैप जो होता है ना, इस तरीके का ट्रायंगुलर है, उसी तरीके से मालवा प्लेट्यू भी ट्रायंगुलर है। ये रहा मालवा प्लेट्यू, देखो यहाँ पे है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। अब इसके बाउंड्रीज को समझ लो, पूछ देते हैं सवाल। मालवा प्लेट्यू के ठीक ऊपर में है यहाँ पे आपको वेस्टर्न साइड में अरावली रेंज, ठीक है। नॉर्थ में है मध्य भारत पत्थर, और ईस्ट में है बुंदेलखंड, ठीक है।
एलिवेशन 500 मीटर अबव द सी लेवल, ड्रेनेज हाँ अरेबियन सी, नर्मदा ताप्ती। अब इसी के ठीक नीचे से नर्मदा ताप्ती बहती है, माही भी इधर से ही क्रॉस होके अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल में चंबल बेटवा जो कि जमुना को ज्वाइन करती है, ठीक है। अब यहाँ पे चंबल रेवाइंस नॉर्थ में देखने को मिलता है। चंबल रेवाइन से इस बार सीजीएल में सवाल आया था, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डेक्कन प्लेट्यू। दोस्तों इन सभी से सवाल आने के चांसेस बहुत कम हैं, खासकर सीजीएल आरआरबी में इन सभी से सवाल कम आते हैं, ठीक है। जहां से सवाल आते हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बार बार हम लोग सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। डेक्कन प्लेट्यू से अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। सबसे पहली बात, ओल्डेस्ट प्लेट्यू है हमारे भारत का, ठीक है। ओल्डेस्ट माउंटेन कौन है, तो अरावली रेंज है ना। ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो डेक्कन प्लेट्यू है। ट्राइंगुलर लैंड मास है, ठीक है, साउथ ऑफ नर्मदा ये लोकेटेड है। तो यानी कि यहाँ पे जो नर्मदा रिवर जो है वही बाउंड्री बना रही होती है। अब बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था और इसके बेसिस पे सवाल भी पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, ठीक है। बाउंड्रीज नॉर्थ में है सतपुरा रेंज, ये जो सतपुरा रेंज है ये नॉर्थ में डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्री है। वेस्ट में क्या है, तो वेस्टर्न घाट है। ईस्ट में क्या है, तो ईस्टर्न घाट है। दोनों को डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे ईस्टर्न हिल्स हैं कौन कौन, तो महादेव, कैमूर, मैकाल रेंज, इन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन मेघालय, कर्बी अंगलोंग, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, जो किस तरीके से मालदा गैप क्रिएट हुआ था और इसके बाद मेघालय, उसके बाद आसाम में कर्बी आंगलोंग प्लेट्यू है ना। फिर नॉर्थ काचर हिल्स सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर बाई फॉल्ट, कौन सा फॉल्ट, तो फिर मालदा फॉल्ट, जिसको गारो राजमहल फॉल्ट भी कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हिल रेंजेस के बारे में समझ लो, वेस्ट टू ईस्ट हम लोग चल रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। गारो हिल्स सबसे पहले आता है, फिर खासी जयंतिया 1500 मीटर, मिकिर 700। इस स्लाइड को हम लोगों ने ऑलरेडी देख भी रखा है, ठीक है। मेघालय शिलोंग प्लेट्यू, जैसा कि हम लोगों ने समझा था, जो ये एक तरीके का एक्सटेंशन है, ठीक है, लाइज ईस्ट ऑफ द राजमहल हिल्स। अब ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये यहाँ पे राजमहल हिल्स उसी का पार्ट है ना। नहीं, राजमहल हिल्स जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास का पार्ट है ना। यही कंटिन्यू करके मेघालय शिलोंग प्लेट्यू बनाता है। बस ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। शिलोंग पीक को से रिलेटेड सवाल इस बार पूछा था, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट इनका शिलोंग पीक है 1961 मीटर का। चलिए अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू। तो राइट आंसर इज शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है। और अब आप बताओ, इस सवाल को पढ़ने पे आपको कुछ समझ में आ रहा है। सिंपली एक ही बात है, जो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप आसानी से बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट कर दोगे और सही ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू को मैसूर प्लेट्यू भी कहते हैं, ठीक है। एवरेज एलिवेशन इसका 600 टू 900 मीटर है। रोलिंग प्लेट्यू क्या होता है, रोलिंग प्लेट्यू देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेट्यू जो होता है वो फ्लैट अपलैंड होता है ना। इस तरीके से मैंने टेबल का एग्जांपल दिया था, है ना। लेकिन रोलिंग प्लेट्यू में क्या होता है, जो इस तरीके का आपको उबड़ खाबड़ देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग रोलिंग प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। कैसे होता है, ये फॉर्म होता है, तो ऑल ड्यू टू इरोजन। इरोजन जो है ना, यही एजेंट है रोलिंग प्लेट्यू को बनाने का। दोस्तों कर्नाटका प्लेट्यू से रिलेटेड एक बात आपको समझनी होगी, जो इसका हाईएस्ट पीक है मुलायनगिरी, 1930 मीटर का है ये, ठीक है। और कहाँ पे है, तो ये बाबा बुदान हिल्स, कहाँ पे है, तो दोस्तों यहाँ पे जो बाबा बुदान हिल्स है ये फेमस फॉर कॉफी है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, तो ये चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब बाबा बुदान जी की भी कहानी सुन लो, एसएससी में इसके ऊपर में सवाल आ चुका है। तो बाबा बुदान शायद यमन गए थे, ठीक है। अब यमन से इन्होंने 5 कॉफी के बीज लाए और यहाँ पे आके इन्होंने प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लेस कर दिया और प्लेस करने के कारण यहाँ पे कॉफी की पैदावार अच्छी होने लग गई, इसीलिए इनके ऊपर में नाम पड़ गया बाबा बुदान हिल्स। हमारे यहाँ कॉफी की अच्छी खासी पैदावार यहाँ पे होती है और इससे सवाल पूछते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब इसका 2 डिवीजन है, किसका, कर्नाटका प्लेट्यू का, कौन सा, तो मलनाड। मलनाड क्या है, तो हिली फॉरेस्टेड वेस्टर्न पार्ट है, और मैदान यानी कि फ्लैट ओपन ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। अगर आप इस इमेज को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मलनाड और मैदान किसके पार्ट हैं, तो कर्नाटका प्लेट्यू के पार्ट हैं। बस इतना ही आपको जानना है। तेलंगाना प्लेट्यू ये क्या है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे आर्किन नीश, अब याद करो आर्काइन नीश हम लोगों ने कहाँ से पढ़ा था, तो ये बेसिकली बेसमेंट कॉम्प्लेक्स है। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो रॉक सिस्टम का सबसे पहला रॉक जो है ना वो था आपको आर्काइन नीक्स, याद आ रहा है कुछ इस, उसके बाद आता है पुराना सिस्टम,
जिसके अंदर कडपा और विंध्यन सिस्टम था। कुछ याद आ रहा है? यानी कि एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक्स आर्काइन नीस। ठीक है, एलिवेशन 500 टू 600 मीटर अबव द सी लेवल। अब यहाँ पे नदियां बहती हैं तेलंगाना प्लेट्यू में। कौन कौन? तो गोदावरी, कृष्णा, पेन्नरू। जब हम लोग पढ़ेंगे रिवर सिस्टम तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे घाट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पे इस तरीके के हिल्स देखने को मिलेंगे और घाट के साथ साथ आपको पेनेप्लेन्स भी देखने को मिलेगा। पेनेप्लेन्स क्या होता है? तो फ्लैट इरोडेड सरफेसेस। याद करो जब हम लोगों ने रिवर के बारे में पढ़ा था, जो रिवर क्या क्या इरोजन करता है, तो लास्ट में एट द लास्ट स्टेज ऑफ डिन्यूडेशन ये पेनेप्लेन्स बनाता है। यानी कि समझ जाओ पूरा का पूरा पहाड़ इसने काट दिया। पूरा पहाड़ कट गया तो कैसा हो जाएगा? तो समझ जाओ नीचे में जिस तरीके का लैंड आपको देखने को मिलेगा इसी को हम लोग पेनेप्लेन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट है दंडकारण्य प्लेट्यू। अब ये क्या है? तो ये एक अच्छा खासा जंगल वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ का एरिया, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। दोस्तों दंडकारण्य के जंगल अक्सर आपको न्यूज में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नक्सलाइट रीजन, बस्तर रीजन, इसी कारण ये अक्सर न्यूज में देखने को मिलता है। यहाँ पे टिन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। दोस्तों याद करो एक मूवी आई थी न्यूटन, जहाँ पे दिखाया गया था जो किस तरीके से एक नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में वोट डालने के लिए इसको राजकुमार राव को भेजा जाता है और उसका नाम होता है न्यूटन। याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो गूगल करना, आपको पता चल जाएगा। न्यूटन मूवी, वो दंडकारण्य फॉरेस्ट में ही कैंप लगाता है अपना, वोटिंग कैंप जो होता है ना, उसका बूथ वहीं पे होता है। दोस्तों ये सारे के सारे प्लेट्यूज हैं, एक बार आप रिवाइज कर लेना, बस आपका काम हो जाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल आपको आते हैं डेक्कन प्लेट्यू से, मेघालय प्लेट्यू से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, इनसे ज्यादा सवाल आते हैं, बाकी से कम आते हैं। उसके बाद कर्नाटका प्लेट्यू से कभी कभी पूछ देते हैं मैदान वगैरह कहाँ पे है। ठीक है, किस प्लेट्यू का पार्ट है, बस इतना ही है। आपको बस समझना है जो चीजें कहाँ पे हैं और कुछ नहीं समझना है। अब प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों अब हम लोग प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं, और इसको पढ़ने से पहले एक चीज बता दें, जो अगर आपकी बाकी के सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो रखी है तभी आप इन सभी टॉपिक्स पे जोड़ देना, क्योंकि ये कभी कभी एसएससी सवाल पूछ देता है, एनटीपीसी में भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन रेगुलरली नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपको चीजें समझनी है, जानकारी के लिए समझनी है, समझ लो। सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। लेकिन अगेन अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स कवर करने हैं तो सबसे पहले उस पर ध्यान देना, उसके बाद अब इतनी सारी चीजों पे आप बुद्धि लगाना। आपका लेक्चर जो है वो पीछे वाले पार्ट में ही खत्म हो गया है। अब यहाँ पे एक समझ लो, मैं प्लेट्यू समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको माउंटेन्स जितने भी होते हैं ना, उसके रेंजेस के कौन कौन से बड़े वाले सबसे बड़े वाले पीक हैं। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा जो हर स्टेट के कौन से हाईएस्ट पीक हैं। इससे एसएससी सवाल पूछता है। ठीक है, तो अगेन मैं ये कहूंगा, जो आपने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और आपका एनसीईआरटी यहीं से कवर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब आप उन सभी चीजों को देख रहे हो जहां से एसएससी सवाल बनाता है, लेकिन कभी कभी बनाता है। ठीक है, तो बस आप मार्क्स चेंज कर रहे होगे, लेकिन अगेन जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं सबसे, यानी कि सब्जेक्ट्स हैं, वो पहले फिनिश कर लो, उसके बाद इन सभी चीजों पे ध्यान देना। शुरुआत करते हैं तिबेटन प्लेट्यू से। देखो इसकी लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, और इसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो हाइट पे है, ये अच्छे खासे हाइट पे है। ठीक है, उसके ऊपर में लोएस्ट प्लेट्यू है। कहाँ पे है? तो ये चाइना में है। और लोएस्ट प्लेट्यू की खासियत ये है, तो यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो बहुत ही ज्यादा सैंडी मिट्टी है और बहुत ही पतले सैंड की बनी हुई है, जिसको हम लोग लोएस्ट कहते हैं। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर रहे थे। ठीक है, आ जाओ नीचे, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैसे फॉर्म हुआ ऑलरेडी हम लोगों ने समझ रखा है। आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है आपको किम्बरली प्लेट्यू। बस इतना ही समझना है, जो किम्बरली प्लेट्यू कहाँ पे है, तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना था। ठीक है, बस आपको लोकेशन समझना है, बाकी कुछ चीजें समझने की जरूरत नहीं है। ये है मेस्करीन प्लेट्यू। मेस्करीन प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह है मेडागास्कर। ठीक है, अक्सर न्यूज में रहता है, पहली बात ये। और जितने भी आपको ये जो आइलैंड है ना, मॉरिशस वगैरह, ये सब सारे यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे ना मस्करीन के पास आपको अच्छा खासा हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, जो कि हमारे यहाँ मॉनसून को कैरी करता है, जिसको हम लोग मस्करीन हाई कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। आ जाओ यहाँ पे, समझो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो कैसे इसका फॉर्मेशन होता है।
यानी कि ये समझो नीचे से थर्मल एक्सपेंशन हुआ है, उसके कारण इस प्लेट्यू का डेवलपमेंट हुआ है। और दोस्तों एक चीज देखो, ये है आपका रिफ्ट वैली, ठीक है। ये पूरा का पूरा अफ्रीका एक दिन इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे ये आपका मेडागास्कर वाला रीजन अलग हुआ है, उस तरीके से ये अफ्रीका भी सेपरेट हो जाएगा। ये रहा आपका कटांगा प्लेट्यू। कटांगा प्लेट्यू किस चीज के लिए फेमस है? तो कॉपर के लिए फेमस है। इतना आप याद कर लेना तो कर लेना। ये आ जाओ अगर प्लेट्यू। अगर प्लेट्यू को कभी कभी हॉगर प्लेट्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है? तो ये सहारा डेजर्ट में है। ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है, ठीक है। ऊपर में एटलास माउंटेन है, ये आपको हॉगर प्लेट्यू है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे पाकिस्तान में पोटवार प्लेट्यू। पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर पोटवार प्लेट्यू, बस इतना ही आपको समझना है। ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे देखो, ये एक तरीके का डिवीजन है। ये रहा आपका एशिया और ये रहा आपका यूरोप, ठीक है। और यहाँ पे है एनाटोलियन प्लेट्यू। एनाटोलियन प्लेट्यू कहाँ पे है? तो ये है टर्की में, ठीक है, टर्की वाले एरिया में। अब यहाँ पे देखो यूरोप में तीन प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ब्रावेरियन, मैसिव सेंट्रल, स्पेनिश सेंट्रल। ब्रावेरियन कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। मैसिव सेंट्रल कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। स्पेनिश आइबेरियन कहाँ पे है? तो स्पेन में है। बस इतना ही समझना है, उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या है? तो ये लॉरेंशियन कैनेडियन शील्ड है। कहाँ पे है? तो कनाडा नाम में ही लगा हुआ है। कभी कभी पूछ देते हैं जो कोलंबिया प्लेट्यू कहाँ है? कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू जो है वो आपको यूएसए में है, ठीक है। कोलोराडो प्लेट्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कैनियन वगैरह देखा था ना, है ना, जो पिछले लेक्चर में फिजिकल, पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूँ, मतलब जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था जो ग्रैंड कैनियन के बारे में, सारी चीजें यहीं पे है। इसके अलावा मैक्सिकन प्लेट्यू, ये सिल्वर के लिए फेमस है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक चीज समझो, ये पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन रेंज। ये सबसे लंबा माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का, 7,000 किलोमीटर, इतने इतने दूर तक ये फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपको दो प्लेट्यू देखने को मिलेंगे, एल्टीप्लानो और पेटागोनियन। नीचे पेटागोनियन है, ऊपर में एल्टीप्लानो है। अब यहाँ आ जाओ, ये है ब्राजील। ब्राजील का एक प्लेट्यू है माटो ग्रासो। यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बस इतना ही है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सारी कहानी यहाँ पे लिखी है, एक दो बार पढ़ लेना। कुछ कुछ प्लेट्यू छूटे हैं शायद, नहीं सारे हो गए। चलिए कुछ सवाल है जिसको कर लेते हैं। हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, टिबेटन प्लेट्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे सवाल आते हैं ना, अगर आप सवाल भी कर लोगे ना तो काम आपका खत्म है। तो आपने ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट कर लिया और सवालों को भी देख लिया, बस आपका काम हो गया। लावा प्लेट्यू रिच इन विच काइंड ऑफ सॉइल? तो ब्लैक सॉइल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेट्यू सिचुएटेड इन इंडिया? बताइए। छोटा नागपुर प्लेट्यू, मैकाल रेंज, बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू। दोस्तों हम लोगों ने छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा है, बुंदेलखंड के बारे में पढ़ा है, मालवा के बारे में पढ़ा है। मैकाल जो है ये रेंज है, हिल रेंजेस है, ठीक है, तो प्लेट्यू नहीं है, ये हिल रेंज है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लेट्यू? बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट प्लेट्यू के लिए सही नहीं है। डेक्कन प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज इन इंडिया। देखो बात तो बिल्कुल सही है, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो पूरा का पूरा हमारे यहाँ ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। द प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड, बिल्कुल सही बात है। प्लेट्यू का डिफिनेशन ही ये होता है जो वो एक तरीके से एलिवेटेड फ्लैटलैंड है ना, टेबल की तरह। द प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है। अब प्लेट्यूज देखो, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसको हम लोग रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। द मारवार प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। टिबेटन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, ये तो गलत है ना, तो यही पूछा जा रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन द प्लेट्यू एरियाज? अब आपको प्लेट्यू एरियाज में कौन सा मिनरल नहीं मिलेगा? कोल तो भाई मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में हम लोगों ने देख लिया। आयरन भी मिलता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। मिनरल ऑयल नहीं मिलता है, मैंगनीज मिलता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। इन विच प्लेट्यू आर द मेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड? छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसको हम लोग रुर ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन द हाईलैंड्स ऑफ द मेघ, ये क्या लिखा हुआ है? मेघालय होना चाहिए, हाँ। आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो भाई मेघालय किसका पार्ट है आप बताओ, ठीक है, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, यही पूछा जा रहा है ना। चलिए, स्ट्रक्चरली मेघालय रीजन इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? तो ये है डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है ना। तो यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है आपको डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है मेघालयन प्लेट्यू, यही कहानी है दोस्तों। अब ये आपको भारत का मैप है, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग जितने भी हाईएस्ट पीक्स है ना, माउंटेन रेंजेस, उसको एक बार देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अरावली से। दोस्तों अरावली का सबसे ऊंचा
जो पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर। कहाँ है? तो माउंट आबू में है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? अराउंड 1700 समथिंग है। कभी कभी वो भी पूछ देते हैं, बस ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट्स में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो रेंजेस हैं, विंध्या सतपुरा, है ना। तो सतपुरा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सतपुरा रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो धूपगढ़, याद कर लेना, पूछते हैं सवाल। ठीक है, उसके अलावा ईस्टर्न घाट की बात कर लेते हैं। तो देखो ईस्टर्न घाट पे कभी कभी जिंदगाधा पीक आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं महेंद्रगिरी देखने को मिल जाएगा, पुरानी किताबों में महेंद्रगिरी भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा तो आप कंसिडर कर लेना। ठीक है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। ठीक है, नहीं सॉरी, जिंदगाधा। अगर महेंद्रगिरी दिख जाए तो महेंद्रगिरी को टिक लगा देना। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन साथ में हो तो फिर आप जिंदगाधा लगाना। ठीक है, अब जिंदगाधा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, वहां का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, महेंद्रगिरी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे भी पढ़ेंगे तो इन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, वेस्टर्न घाट की बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। ठीक है, कितने हाइट पे है? तो 29 समथिंग पे है। ठीक है, जो मैं आपको डेटा दे दूंगा उसको याद कर लेना आप। ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया। ईस्टर्न घाट की बात कर लेते हैं। ईस्टर्न घाट का आपको हाईएस्ट पीक है, ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने, जिंदगाधा पीक, है ना। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डोडा बेटा से। डोडा बेटा क्या है? तो डोडा बेटा देखो, आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं ना, वो एरिया है नीलगिरी। नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। ठीक है, तो फिर अन्नाईमुड़ी जो है वो कौन से हिल पे है? तो ये है अन्नामलाई हिल्स पे। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने इतना याद रख लिया तो एक बार सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स भी समझ लो। ठीक है, इसको जूम किया जा सकता है क्या? देखते हैं। हाँ, अब जूम किया जा सकता है, अब आएगा मजा। दोस्तों अब हम लोग सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। तो यहां से आप स्टार्ट करो। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? पहले ऑब्लिक रेंजेस ऑफ महाराष्ट्र कवर कर लेते हैं। तो देखो महाराष्ट्र, ये पूरा का पूरा मैप है महाराष्ट्र का। यहाँ पे अजंता रेंज है, बालाघाट रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज है, सतमाला रेंज है। ठीक है, तो आप याद कर लेना, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट। ठीक है, अब सतपुरा को भी कवर कर लेते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट अगर बात किया जाए तो अमरकंटक से स्टार्ट हो रहा है सतपुरा रेंज। ठीक है, अमरकंटक जो है, यहीं से नर्मदा नदी बहती है, तो अमरकंटक। उसके बाद क्या है? तो मैकाल रेंज, उसके बाद महादेव रेंज, उसके बाद ग्वालीगढ़ और राजपीपला। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये सतपुरा रेंज के पार्ट हैं। ये उसके बाद आ जाओ विंध्या रेंज। तो विंध्या रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो सतपुरा रेंज का तो धूपगढ़ है, और विंध्या रेंज का कौन सा है? तो गुडविल पीक इसको कहते हैं, याद कर लेना, गुडविल पीक। ठीक है, फिर अब इधर आ जाओ अंडमान एंड निकोबार, तो सैडल पीक। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो सैडल पीक है। अक्सर लोग बैरन आइलैंड से कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों बैरन आइलैंड आइलैंड जो है ना, वो वॉल्केनिक माउंटेन है। सैडल पीक जो है वो माउंटेन है और हाईएस्ट पीक पे है। ठीक है, बस इतना आप समझ लो, हो गया बस। और नागा हिल इधर भी बात कर लेते हैं। देखो ये मिजोरम है, मिजोरम में है आपको ब्लू माउंटेन, जिसको हम लोग पोंगपुई कहते हैं। अब इसको ब्लू माउंटेन भी बुलाते हैं, पोंगपुई भी बुलाते हैं। ऊपर आ जाओ, नागालैंड का हाईएस्ट पीक है आपको सारामती। ठीक है, नागा हिल्स समझ लो, ये पूरा का पूरा नागा हिल है, और इसका हाईएस्ट पीक है सारामती। नामचा बरवा के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा सिक्किम का हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने इसको रेड में कलर कर दिया है, वो आपको नेपाल और चाइना में है। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी, ये कहाँ का हाईएस्ट पीक है? तो ये उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ऊपर आ जाओ, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पे है? तो ये है आपको लद्दाख में। ठीक है, और यहीं से आपको नदी जो इंडस रिवर जो है, मुड़ जाती है। ठीक है, गुरु शिखर के बारे में पढ़ लिया, धूपगढ़ के बारे में पढ़ लिया, और हम लोगों ने देख लिया वेस्टर्न घाट जो है, और ईस्टर्न घाट यहाँ पे नीलगिरी हिल्स में मिलती है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुड़ी, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है जिंदगाड़ा, और नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, है ना। चलिए अब हम लोग हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। देखो इस सभी को मैंने दे रखा है, एक बार देख लिया जाए क्या? ठीक है, और सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है, सवाल आते हैं। पहले 2024 से पहले तो अच्छा खासा सवाल पूछा जाता था, 2024 नहीं 2025 से पहले तो अच्छा खासा सवाल एसएससी में पूछा जाता था। अब इस बार तो नहीं दिखने को मिला है, लेकिन सीएचएसएल में देखने को मिला है। तो अगेन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए जूम करके पढ़ेंगे इसको।
देखो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इतने नाम लूंगा तो लेक्चर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। बस आपको ये सारी चीजें याद ही रखनी है, तो मैप में आप लोकेट कर लेना, नोट से पढ़ लेना, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे दे दी मैंने, ठीक है। फुर्सत में हो गए तो आराम से इसको पढ़ लेना, लेकिन ये समझना जो सवाल आते हैं तो क्यों ना सवाल ही पहले कर लिया जाए। ये माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। अब इसको मैंने स्टैटिक जीके में अच्छे से कवर कराया है, लेकिन अब इससे सवाल कम आते हैं, तो फिर इतनी मेहनत की जाए या नहीं की जाए, चलिए एक बार कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से एंडीज से स्टार्ट करते हैं। एंडीज किस लिए क्यों कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि एंडीज जो है ना वो साउथ अमेरिका का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। कौन सा, तो एंडीज 7,000 समथिंग की इसकी लेंथ है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा साउथ अमेरिका जो है ये इसका बैकबोन है, बैकबोन की तरह दिख रहा है ये, है ना। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, जो यहाँ पे कौन कौन सा प्लेट्यू है, पेटागोनिया वगैरह जो प्लेट्यू है यहीं पे था ना, ठीक है। और अब फिर कहाँ चला जाए, चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको ईस्टर्न साइड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन रेंज है, ठीक है। और बीच में है मैकडोवेल्ड रेंज। कभी कभी पूछ देते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, ठीक है, ग्रेट बैरियर कहाँ पे है, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया की बात कर लेते हैं, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ऑलरेडी पढ़ रखा है हम लोगों ने। हिमालयन माउंटेन रेंज समझ लिया था, काराकोरम ऊपर में है। फिर भारत के वेस्टर्न साइड में ऊपर में है यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन, दिख रहा है आपको, जूम किया जाए, रुको, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन रेंज है। ऊपर में आप पहुंच जाओ, चाइना से ठीक ऊपर में मंगोलिया के पास है अल्ताई माउंटेन रेंजेस, ठीक है। फिर आपको चाइना में है तिएनशान। फिर आप जाग्रोस, एक बार सवाल पूछा है, ईरान में पड़ता है ये जाग्रोस, ठीक है। उसके ठीक ऊपर में टॉरस, फिर ऊपर में कॉकस माउंटेन रेंज। टॉरस कहाँ पे है, तो टर्की में है, याद रख लेना, टर्की टॉरस पूछ देते हैं कभी कभी, ठीक है। उसके बाद एल्प्स माउंटेन रेंज, एल्पिनीज, प्रेनीज, स्कैंडिनेवियन ऊपर में है। अब ये क्या है, तो एटलास माउंटेन रेंज है, ठीक है। और यहीं पे हॉगर प्लेट्यू है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। फिर रोएंजोरी माउंटेन यहाँ पे है, ड्रैकेंसबर्ग यहाँ पे है। कहाँ पे है ड्रैकेंसबर्ग, तो साउथ अफ्रीका जहाँ पे है ना वहाँ पे है ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, एल्पेचियन माउंटेन रेंज, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये एल्पेशियन माउंटेन रेंज है। यहाँ पे है सियरा माड्रा, ये वाला मेक्सिको वाले रीजन में, और ऊपर में है सियरा नवेडा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है वो है रॉकीज, ठीक है। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो फिर तो भाई साहब आपने बहुत ज्यादा समझ लिया, ठीक है। चलिए सवालों को ही देख लेते हैं। ये मैंने पहले क्या किया था, सारे के सारे नाम बताए थे, याद कराए थे। इस बार अब उतना जरूरी नहीं है ये सारे नाम याद रखना, लेकिन अगर आपको मन कर रहा है तो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीजें रिकॉल कर लो यहीं पे, जो कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पे है। इतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज सबसे बड़ा कौन सा है, तो एंडीज है, 7,000 किलोमीटर का है, ऑलरेडी मैंने बताया। उसके बाद रॉकीज, रॉकीज कहाँ पे है, तो रॉकीज ये रहा रॉकीज, ठीक है। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, तो 3,500 किलोमीटर का है, ऑस्ट्रेलिया में। ट्रांस ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, उसके बाद यूराल माउंटेन्स, एटलास, एल्पेचियन, फिर हिमालय आता है। हिमालय का कितना है, तो 2,400 किलोमीटर, कहीं कहीं 2,500 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट 1,600 किलोमीटर्स, इंडिया वाला तो याद ही कर लेना। अरावली रेंज 800 किलोमीटर्स, ठीक है। चलिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। सीधा सवाल पूछते हैं, एसएससी का तो फेवरेट है। भूटान का हाईएस्ट पीक कौन है, तो गैंगखर पिंचियम, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। हाइट इसकी है 7,570 मीटर। नेपाल तो माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में सागर माथा भी बुलाते हैं, ठीक है, 8,848 मीटर, कहीं कहीं 50 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। बांग्लादेश का है साका हैपोंग, पूछते हैं ये सवाल, ठीक है। श्रीलंका पिदुटूला गला, ठीक है। म्यांमार हक काबो राजी, और अफगानिस्तान नोशाक। याद कर लेना, कोई उपाय नहीं है, ठीक है, सीधे एसएससी पूछ देती है सवाल। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों ऐसा है ना, जो आपने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को काफी अच्छे से कवर कर लिया है, और अब आप ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ने के लिए तैयार हो गए हो, ठीक है। और इसको अगर आप रिवाइज कर लोगे तो फिर मुझे नहीं लगता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोई भी सवाल आ जाएगा तो आपसे छूटेगा, क्योंकि आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है इन सभी चीजों को। चलिए एक एक करके सवालों को देख लेते हैं। पूछा जा रहा है जो पूर्वांचल हिल्स का पार्ट कौन सा नहीं है। देखो भाई पूर्वांचल हिल्स जो है वो नॉर्थ टू साउथ है ना, मतलब इस तरीके से हमारा हिमालयन रेंज आता है, और यहाँ पे सिंटेक्सियल बेंड है, और उसका नॉर्थ टू साउथ ये चला जाता है ना। मणिपुर है, बिल्कुल है। उसके बाद नागालैंड है,
पाटली हिल्स नहीं है दोस्तों, पाटली हिल्स देहरादून के पास है, ठीक है। तो यानी कि पाटली हिल्स कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। जब आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाओगे ना, तो ये पाटली हिल्स पे ही है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, और मीजो हिल्स, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो हम लोगों ने याद रखा था अरुणा मामी, अरुणा मामी, बस ऐसे ही याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना। बस यही माउंटेन रेंज भी उसी तरीके का है। चलिए अगला सवाल है जो पूछा जा रहा है, जो इंडिया के किस रीजन में कोटलीडुन और पाटलीडुन लोकेटेड है, अभी तो बताया ये। अच्छा रीजन पूछ रहे हैं माउंटेन का, ओके। देखो ये है उत्तराखंड में, और ये है कहाँ पे, दोस्तों याद करो डुन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो देखो ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ये है आपका लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय के बाद है शिवालिक रेंज, यही है ना। और इसके बीच में ही फॉर्मेशन होता है, यानी कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में डुन का फॉर्मेशन होता है। यही सारी चीजें पढ़ी हैं हमने, ठीक है। तो कहाँ पे है ऑप्शन देख लो भाई, तो बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक, है ना। बस इतना अगर आपने कर लिया तो भाई मजे मजे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन, आपको बताना है जिसमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है। अरावली रेंज है, बिल्कुल अरावली रेंज है, ये आपको ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अब तो ये रेसिडुअल माउंटेन में कन्वर्ट हो गया, अब ये टूट रहा है, इरोजन हो रहा है इसका, है ना। तो रेसिडुअल, ठीक है। तो ये है, राइन वैली नहीं है। राइन वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो राइन वैली जो है वो है आपको जर्मनी में, ठीक है। अब राइन वैली में क्या होता है ना, जो ये है आपका ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन का कैसे क्रिएशन होता है, तो समझ जाओ जो इस तरीके से फॉल्ट डेवलप हो जाता है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो वैली हो जाता है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो माउंटेन हो जाता है, यही है। और राइन वैली इस तरीके से ही क्रिएट हुआ है। तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। एल्पेचियंस जो है वो फोल्ड माउंटेन है, यूराल जो है वो फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब ये सारी चीजें कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीजें मैंने बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको इसको नोट्स में कवर कर लेना है, क्यों, क्योंकि एक तो सवाल आने के चांसेस कम है, पहली बात, और दूसरी बात इन सभी चीजों को अगर मैं पढ़ूंगा तो कैसा लगेगा, लेक्चर बेकार हो जाएगा, है ना। द ब्लू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पे है, तो दोस्तों ये है मिजोरम में, याद करो पोंगपुई। देखो कहाँ पे है, तो ये रहा आपका पोंगपुई, है ना। ब्लू माउंटेन्स, इसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ पे है, तो ये मिजोरम में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिजोरम में एक और चीज मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं मोलासेस, है ना। ये एक तरीके का सेडिमेंट्री, सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और मुझे लगता है जिसके ऊपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब एनसीईआरटी से अच्छा खासा सवाल पूछने को दिखता है, मतलब अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, और ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लगाना है भाई साहब। कार ला जका, यही है, यही याद रखना है आपको, ठीक है। तो लीजिए कहाँ पे है ऑप्शन आपको, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जस्कार और शिवालिक, ये वाला ऑप्शन होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, काराकोलम, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और के ए, यानी कि कैलाश माउंटेन। कैलाश माउंटेन अगर नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो तिब्बत में है, तो फिर बाकी का आप लगा लो। बाकी का क्या है, तो हिमालयन, मतलब जो मेन हिमालय है, सेंट्रल हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, फिर लेसर हिमालय, और उसके बाद शिवालिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल के बीच में कौन सा माउंटेन है भाई साहब, बताइए। देखो मकालू जो है वो पूरा का पूरा नेपाल में है, मनसालू भी नेपाल में है, ठीक है। धौलागिरी इज इन नेपाल, ठीक है। और कंचनजंगा जो है वो आपको सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर है, वहां पे है ना। देखो ये है आपका नेपाल, ठीक है, और ये है आपका सिक्किम, और यहीं पे है कंचनजंगा, है ना। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हम लोगों ने पढ़ लिया गया, ये रिपीट हो रहा है सवाल, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल, बताइए। तो हाईएस्ट पीक है सेंडेक फू, पूछते हैं सवाल, ठीक है। और वैसे भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे, सारामती कहाँ का है, तो ये नागालैंड का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके अलावा डोडा बेटा, डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट हाईएस्ट पीक है। डियोमाली ये कहाँ पे है, तो ये ओडिशा में है। द माउंटेन रेंज दैट रन्स बिटवीन द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स इज,
दोस्तों ये जो देवमाली आप देख रहे हो ना, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे दे रखी हैं, आपको एक बार नोट्स में खुद से पढ़ लेना होगा, ठीक है? बता देता हूँ कहाँ, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, देवमाली उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप एक बार घर पे पढ़ लेना आराम से, एक बार मैप को देख लेना, ठीक है? ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है? और इससे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें मुझे नहीं पढ़नी है आपके साथ में, ठीक है? बस आपको पढ़नी है, एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि उसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है ऐसा कुछ, बस आपको याद कर लेना है। और सवाल मेरे साथ लगा लो आप। द हाईएस्ट पीक ऑफ इन द इंडियन पेनिनसुला इज, बताइए इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक कौन सा होगा? तो आंसर इज अन्नाई मुडी, है ना? वेस्टर्न घाट का जो पीक है वो इंडियन पेनिनसुलर का हाईएस्ट पीक है। ऊपर वाला सवाल शायद हम लोगों ने नहीं किया था। द माउंटेन रेंज दैट रन्स पैरेलल टू नर्मदा एंड ताप्ती रिवर इज, सतपुरा रेंज, है ना? इसी के बीच में आपको फॉल्ट है और इस बीच में नर्मदा और ताप्ती आगे बहती है, जिसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। चलिए लास्ट सवाल, आई थिंक नहीं है, अभी और सवाल है। तो यहाँ पे लिस्ट को मैच करना है। केरला में क्या है आपको? तो अनाईमुडी है, ठीक है, वेस्टर्न घाट। नागालैंड में क्या है? तो सारामती माउंटेन। उत्तराखंड में क्या है? तो उत्तराखंड में है आपको नंदा देवी, है ना? और तमिलनाडु में क्या है? तो तमिलनाडु में है डोडा बेटा, ठीक है, जो नीलगिरी माउंटेन्स का पार्ट है। बस अगर ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए वही आंसर सही होगा। चलिए, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय? ट्रांस हिमालय का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो राइट आंसर इज काराकोरम, ठीक है, K2। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है, और यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? नॉर्थ टू साउथ नहीं पूछ रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ पूछ रहे हैं, ठीक है? तो कहानी शुरू होगी शिवालिक से, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई होगा, दो ऑप्शन चले गए, है ना? शिवालिक के बाद क्या होगा? लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, नहीं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना? यही पूछा जा रहा है। चलिए, यहाँ पे लिस्ट को मैच करना है, मैच द लिस्ट, ठीक है? तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, धूपगढ़, सारामती, गुरुशिखर और डोडा बेटा, यानी कि हाईएस्ट माउंटेन मीट करना है। दोस्तों, तमिलनाडु का डोडा बेटा कहाँ पे है? तो नीलगिरी हिल्स में, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। राजस्थान का क्या है? तो राजस्थान में अरावली जो है वहां पे गुरु शिखर है ना? उसके बाद नागालैंड का सारामती, ठीक है, और धूपगढ़ कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है, यानी कि सतपुरा रेंज का ये हाईएस्ट पीक है। अब जो ऑप्शन होंगे उसी के हिसाब से मैच कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। चलिए, आपको लगाना है, ये टफ सवाल है, ठीक है? तो अरे ये क्या है, ये कंप्लीट, अच्छा, नॉर्थ टू साउथ लगाना है ना? तो सबसे नॉर्थ में कौन सा होगा? तो सबसे नॉर्थ में कैमूर ही है, उसके बाद कौन सा आता है? तो विंध्या, फिर सतपुरा, फिर अजंता बालाघाट तो महाराष्ट्र में है, ठीक है? तो ये दोनों ऑप्शन तो लास्ट में होंगे, 4 5, ठीक है, 4 5, ठीक है, और बाकी 1 2 3 4 5 यही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपने इस, मान लो इन सभी चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हो, तो फिर समय लेके अगर आप चीज़ों को देखोगे, मैप को, तो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो तो बस आप समझो अजंता और बालाघाट ये दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है? बस, तो यानी कि सबसे लास्ट में है, क्यों? क्योंकि नॉर्थ टू साउथ पूछा जा रहा है। तो बस 4 5 जो होंगे वो नीचे होंगे, तो दो ऑप्शन हो गए, बाकी के दो एलिमिनेट हो गए, ठीक है? और अब बात कर लेते हैं जो सबसे ऊपर में कौन सा होगा नॉर्थ में, ठीक है? और उससे पहले समझो सतपुरा रेंज है, उसके ऊपर में विंध्या है, यानी कि दो के बाद ही तीन आएगा, तो बस हो गया, 2 3, 1 2 3 4 5, बस यही ना? क्योंकि हम लोगों ने देखा ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है, बीच में बहती है नर्मदा और ताप्ती, यानी कि यहाँ पे रिफ्ट वैली है। बस ऐसे भी अगर आप सवाल कर लो तो काम आपका हो जाना है। चलिए, आई थिंक ये लास्ट सवाल है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया आपको मैच करना है। K2 गॉडविन ऑस्टिन किसका है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके, मतलब बस ये दो सवाल हैं, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। तो यस, हाईएस्ट पीक इन इंडिया K2। देखो, K2 जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन में है, तो अगर कंचनजंगा ऑप्शन है फिर भी आप K2 पे ही टिक लगाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये डिस्प्यूटेड हो या कुछ भी हो, ये हमारे भारत का पार्ट है, ठीक है? उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा, सतपुरा का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो ये है आपको धूपगढ़, है ना? बस इतना अगर आपने समझ लिया तो काम आपका हो गया। चलिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।